PCl5 क्वेश्चन है कि PCl5 ज्ञात है जब NCl5 नहीं, क्यों? देखिए P जो है थर्ड पेरियोडिक एलिमेंट है, उसके बाहर का इसी होता है 285, जबकि नाइट्रोजन का होता है 25। चूंकि N द्वितीय आवर्त का श्रेणी है, द्वितीय आवर्त का एलिमेंट है, इसलिए इसकी आउटर शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, तो यह 3 ही बॉन्ड बनाएगा, जबकि फास्फोरस अपने बाहर में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इसलिए ये 3 बॉन्ड ही बनाएगा और 5 बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, इसलिए P PCl5 बनाएगा जबकि NCl5 नहीं बनाएगा। इनर्ट गैस मोनोएटॉमिक क्यों होते हैं? तो इनर्ट गैस चूंकि ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं, इसलिए ये मोनोएटॉमिक होते हैं, जबकि ऑक्सीजन यह डायटोमिक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन डायटोमिक है, क्लोरीन डायटोमिक है, फ्लोरीन डायटोमिक है, फास्फोरस टेट्राएटोमिक है और सल्फर ये भी एटॉमिक है, जबकि इसमें ऐसा कुछ गुण नहीं पाया जाता, चूंकि ये अकेले रहते हैं, इनमें किसी से रिएक्शन हो ही नहीं पाता। इनका आउटर शेल जो होता है वो NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन का होता है, इसलिए मोनोएटॉमिक होते हैं। क्या है इसके लिए टेस्ट? तो ये बाउंडिंग टेस्ट है ना। सल्फेट आयन का टेस्ट क्या है? अगला है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन। देखो सिंपल सी है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कई तरीके के हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड उसको बोलेंगे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, उसको और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में हम नहीं तोड़ सकते हैं। ऑलिगोसैकेराइड वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वहां से हमको 2 या 3 या ऐसा कहेंगे सिंपली 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। जब 2 प्राप्त होगा तो उसका नाम होगा डाइसैकेराइड, और जब 3 प्राप्त होगा उसका नाम होगा ट्राइसैकेराइड। और तीसरा है पॉलीसैकेराइड, जहाँ नंबर ऑफ जो मोनोसैकेराइड होंगे जहाँ से हमको प्राप्त होगा अपघटन के बाद वो बहुत ज़्यादा होंगे, लगभग 500, 600, 1000, 2000 हो, तो ये हमारे पॉलीसैकेराइड होते हैं। इससे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारा होता है स्टार्च, सेलुलोज, है ना, ये सब हमारे पॉलीसैकेराइड है। अगला है शुगर। शुगर 2 तरह का होता है, एक है वाटर सोल्यूबल और एक है नॉन सोल्यूबल। फिर अगला है हमारा रिड्यूसिंग शुगर। वैसे शुगर जो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, वे सभी मोनोसैकेराइड वो सभी जो होंगे रिड्यूसिंग शुगर होंगे। और जो ऐसा नहीं रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं वो सब के सब रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, वो सभी जो है टॉलेंस को, फेलिंग को, बेंडिक्ट को रिड्यूस कर देते हैं। अगला कुछ इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पर लिखा है हमने, जैसे ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग है। ठीक है, सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग है फ्रक्टोज, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग है, सेलुलोज ये भी हमारा नॉन रिड्यूसिंग ही होगा, है ना। सेलुलोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग है, इसका सही नहीं पड़ा। अगला है हमारा कोल्बे अभिक्रिया क्या है। देखो ये कोल्बे, यहाँ कोल्बे का मतलब है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। ठीक है, तो जब फेनॉल को हम कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH लेंगे, चाहे अल्कोहलिक KOH लेंगे, उसके साथ हम हाई प्रेशर पर गर्म करते हैं तो हमें, और गर्म करने के बाद हम उसका अम्लीकरण कराते हैं तो वहां से हमें सैलिसिलिक एसिड की प्राप्ति होती है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1 मिनट। इसी का नाम है कोल्बे सेकेंडरी डिटेक्शन। ठीक है, इससे किसकी प्राप्ति होगी? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अगला है हमारा एक और कोल्बे नाम से रिएक्शन है, उसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, इसमें लेते क्या है, इसमें लेते हैं सोडियम साल्ट ऑफ एसिड लेते हैं। जब इसका हम कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस तो हमें वहां से अल्केन की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाकी जो होते हैं बाय प्रोडक्ट वो प्राप्त होते हैं। तो आपको याद रखना है कोल्बे भी 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस और एक सिमेट्री। अगला है वुड डिटेक्शन, आसान है।
कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है तो वहाँ से हमें अल्कीन की प्राप्ति होती है, और ये अल्कीन जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं स्टेप अप। तो आप यदि एग्जांपल लेके देखो तो आपके पास यदि CH3Cl है और आपने यहाँ पर सोडियम और ड्राई ईथर लिया तो आपको मिलेगा, यहाँ बताओ, CH3CH3, मतलब रिएक्टेंट में एक कार्बन जबकि प्रोडक्ट में दो कार्बन। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। अगला है कि एनिलीन और मिथाइल अमीन की जांच छड़िए कौन होता है, क्यों। देखो आप, ये एनिलीन है और ये मिथाइल अमीन। एनिलीन के पास जो एन पर लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में होता है, जबकि यहाँ रेजोनेंस नहीं होता है। अच्छा, जब रेजोनेंस में है तो यहाँ पर काम करेगा डोनर की तरह, तो जो एन पर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अब एन पर नहीं रह के पूरे रिंग में थोड़ा थोड़ा बंट जाएगा। जबकि यहाँ यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं हुआ है, उल्टा CH3 तो अल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई करेगा और इस एंड पर का जो लोन पेयर डेंसिटी उसकी बढ़ा देगी। हमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रेजोनेटम यहाँ घटेगा और यहाँ बढ़ेगा, इसलिए इन दोनों में इसकी क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा, इसकी क्षारीय सामर्थ्य कम। अब HFHI में कौन है ज़्यादा शक्तिशाली, जब कंजुगेट बेस बनाना पड़ेगा पहले I-F-, कंजुगेट बेस कैसे बनाते हैं, तो एसिड से H+ को रिमूव कर दीजिए, है ना, वो कंजुगेट बेस बन जाएगा हमारा। अब फिर देखना है इसका स्टेरियोटिक ऑर्डर, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा साइज बढ़ता है और इसलिए उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल हो गया इसका I-F- से, तो इसलिए इसका जो एसिड होगा वो भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए HI जो है वो ज़्यादा अम्लीय है, HF कम अम्लीय है। एक और कॉन्सेप्ट है बॉन्ड रिलेशन, कि जी जो बॉन्ड जितना आसानी से H+ रिमूव कर देगा जो कंपाउंड, वो उतना अच्छा एसिड होगा। अच्छा एसिड वह होता है जो आसानी से H+ को रिमूव कर दे। ठीक है, तो HI जो है उसका वीक बॉन्ड है, HF का स्ट्रांग बॉन्ड है, क्योंकि उसके EN ज़्यादा है। तो ये वीक बॉन्ड है तो यहाँ आसानी से H+ निकल जाएगा, यहाँ आसानी से H+ नहीं निकलेगा, इसलिए HI की जो होगी एसिडिटी वो HF से ज़्यादा हो जाएगी। अगला है हमारा कि क्या होता है जब अल्कोहल को गर्म किया जाता है, या दे देगा ये रिएक्शन कहेगा बीच में जगह भरिए। तो यहाँ ये देखिए, ये अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है। अल्कोहल को जब हम सामने H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो वहाँ से हमें एल्कीन की प्राप्ति होती है। तो ये अल्कोहल, ये एल्कीन, तो बीच में क्या होगा हमारा H2SO4 और हीट होगा। अगला है एसिटिलीन और बेंजीन। एसिटिलीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हमको लेना पड़ेगा हाई टेम्परेचर कॉपर ट्यूब में, तो ये जो होता है पॉलीमेराइज हो जाता है। मतलब एसिटिलीन जब पॉलीमेराइज होते हैं तो हमें वहाँ से बेंजीन की प्राप्ति होती है। NH3 और PH3 में किससे क्वेश्चन जाता है, तो पहले देखना है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यदि हम देखते हैं पहले, कभी भी बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए हमें यही देखना होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। बट NH3 PH3 में जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्यों, तो इसमें एक एक्स्ट्रा H बॉन्डिंग आ गया। तो नाइट्रोजन के जितने भी अब मॉलिक्यूल हैं, अमोनिया अमोनिया, उनके बीच में एक एक्स्ट्रा H बॉन्डिंग आ गया। तो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, जबकि PH3 में ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं होता है। जब नहीं होता है तो यहाँ पर कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा एनर्जी जहाँ लग गया पॉइंट बढ़ गया। तो जवाब होगा आपका कि ड्यू टू एच बॉन्डिंग के कारण NH3 में NH3 का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जबकि PH3 में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला है कि क्या होता है जब हम CH4 का क्लोरीनेशन कराते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। देखो ऐसा है कि ये होता है मोनो हेलोजिनेशन।
मतलब हम एक बार में एक H को हटाएंगे और एक क्लोरीन को जोड़ेंगे, तो ये हमारा एक बार हटेगा तो ये बनेगा क्लोरोमीथेन, सॉरी हाँ क्लोरोमीथेन। फिर अगला हटाएंगे तो डाइक्लोरोमीथेन, फिर हटाएंगे तो क्लोरोफॉर्म, और फिर बनेगा यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है, तो ये सवाल लगता है गलती है, रहने दो इसको। क्या होता है जब इथाइन को हम KMnO4 से कराएंगे अभिक्रिया, तो ये देखो ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, मतलब एडिशन ऑफ फोर। इसमें होगा क्या है कि इसमें पाई बॉन्ड हटेगा और वहां पर दो गो OH जोड़ दें। क्या होता है जब एस्टल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट से, टॉलेंस रिएजेंट क्या है बाबा, ये है ऑक्सीडेशन, यहाँ होगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ये यहाँ से बनाएगा COO माइनस। ठीक है, ऐसे ले लो, ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये कहेंगे वहां से हमें एसिड की प्राप्ति होगी। ठीक है, अगला है हमारा ROR की HI से अभिक्रिया। देखो ROR जो है, जब वो HI से अभिक्रिया करेगा तो एक बनाएगा RI और एक बनाएगा ROH। अब खुद इसी में बैठा दोगे, जो भी हमारा R होगा वो आगे बन जाएगा। मतलब ऐसा कहेंगे कि ईथर जब HI से अभिक्रिया करता है तो हमें एक अल्काइल हैलाइड और एक अल्कोहल की प्राप्ति होती है। और ये पूछा इसका नाम, इसका नाम है रोजेनमुंड रिएक्शन। ये होता क्या है, तो यहाँ से जो क्लोराइड होंगे, एसिटाइल क्लोराइड जो होते हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं सीधा। पूछा कभी इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं LC, मतलब लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, ये इसी के लिए यूज किया जाता है, एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करने के लिए एल्डिहाइड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यदि ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।